हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 29 आसमानी चट्टान का अटैक। रियान चंद्रेश की बात सुन आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे दादाजी की हालत मेरी वजह से हुई थी। उनकी हालत मेरी वजह से नहीं बल्कि उनके कर्मों के कारण हुई। अपने दादाजी के लिए ये बातें सुन रियान गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अखिल भट्ट उसे हाथ दिखाकर रोक लेता है और आर्यन से कहता है, आर्यन तुम अपने मार्शल सीक्रेट मेथड्स मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारे सिंह क्लान को माफ कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो। इतना कह अखिल अपनी बात पूरी नहीं करता है। अखिल के कहने का मतलब समझ आर्यन भी बिना किसी भाव के उसको जवाब देते हुए कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम्हें भी मेरे मार्शल सीक्रेट मेथड्स चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन पालतू कुत्तों की मदद से मुझसे वो हासिल कर सकते हो? तो तुम ये गलत फहमी निकाल दो। लेकिन अखिल पर तो उसकी बातों को कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी शांत था और इसी शांत भाव के साथ कहता है, मार्शल सीक्रेट मेथड्स या फिर तुम्हारी जिंदगी, दोनों में से एक चीज तो मैं लेकर रहूंगा। तभी अखिल के बगल में खड़ी लीजा चंद्रेश उससे कहती हैं, इससे बातें कर तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो और इसे जल्द से खत्म करो। लीजा नहीं चाहती थी फिर से आर्यन की मदद करने कोई आ जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। लीजा की बात समझते हुए अखिल अपने एक आदमी से कहता है, एल्बर्ट जाओ और उसे खत्म कर दो। अखिल की बात सुन एल्बर्ट उड़ते हुए आर्यन के सामने जाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख आर्यन हैरान होते हुए कहता है, गोस्ट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट। फिर एल्बर्ट हंसते हुए कहता है, हा बच्चे, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कह वो फिर से हवा में उड़ने लगता है और अपनी मार्शल सॉल की पहली टेक्निक यूज करता है। आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक पत्थर का हमला। जैसे ही एल्बर्ट अपनी पहली टेक्निक पत्थर का हमला कास्ट करता है, आसमान से लगभग 1000 टन एक पत्थर आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख आर्यन सोचने लगता है, अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट भट्ट क्लान की आसमानी चट्टान मार्शल सॉल यूज करता है तो ये मार्शल सॉल उसकी 30% शक्तियां बढ़ा देती हैं। अगर इसके साथ वो किसी टेक्निक का यूज करता है तो शायद ही उसके लेवल का योद्धा उसे हरा पाए। एल्बर्ट के इस शक्तिशाली अटैक को देख लीजा मुस्कुराते हुए कहती हैं, एल्बर्ट के इस अटैक की शक्तियों से देखा जाए तो उसकी शक्तियां इस वक्त गोस्ट रेल्म के पीक पर है, जिसके एक ही वार से आर्यन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अफसोस में उसे रोमानिया शहर में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। वहीं अखिल उसकी बात सुन कहता है, पता नहीं इसके पास मार्शल सीक्रेट मेथड्स होंगे भी या नहीं। अपनी और जानलेवा अटैक को बढ़ता देख आर्यन कहता है, इनके तो मुझे आज जान से मारने के इरादे है। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी आज कोई रहम नहीं दिखाने वाला। आर्यन फिर अपनी मार्शल स्वॉर्ड सॉल को बाहर निकालता है, जिसके बाहर आते ही वहां 100 फुट ऊंची स्वॉर्ड दिखने लगती है, जिसे देख लीजा चौंकते हुए कहती हैं, क्या इसके पास अभी भी एक स्वॉर्ड मार्शल सॉल है? अखिल भी हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड सॉल को देख कहता है, पर्पल रंग, इसका मतलब ये एक किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल है। वहीं खड़ा रियान चंद्रेश भी किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल की बात सुन पागलों की तरह बर्ताव करते हुए लीजा से पूछता है, इसकी तो मार्शल सॉल चोरी हो गई थी ना? लेकिन तभी आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां बढ़ा उसे एम्परर लेवल की कर लेता है, जिसे देख वहां खड़े सभी लोगों को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। वेल, स्वॉर्ड सॉल होगी। तभी आर्यन अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज करते हुए उसमें हेवनली सॉल स्लैश मिलाकर अटैक करता है। हेवनली सॉल स्लैश वही सीक्रेट टेक्निक थी जो उसे बेरियल प्लेस में हेवनली गॉड को पागल बनाकर मिली थी, जिसके एक ही वार से किसी की भी सॉल को नष्ट किया जा सकता था। इस अटैक की शक्तियों को महसूस कर एल्बर्ट पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। आर्यन का हेवनली सॉल स्लैश अटैक उसके काफी नजदीक आ चुका था। तभी उन दोनों अटैकर्स के टकराने की आवाज आती है। बूम! आर्यन के हेवनली सॉल स्लैश ने उस 1000 टन के पत्थर को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन वो अटैक अभी भी नहीं रुका और सीधा जाकर एल्बर्ट से टकरा गया, जिसके टकराते ही एल्बर्ट पीछे उड़ते हुए अखिल के पैरों के पास जाकर गिरा। एल्बर्ट अब मर चुका था, लेकिन अखिल का ध्यान तो आर्यन के उस खतरनाक अटैक पर था, जिसके बारे में वो सोचते हुए कहता है, क्या इतनी ही भयानक शक्तियां होती है किसी हाई ग्रेड मार्शल सॉल की? फिर आर्यन से कहता है, बहुत अच्छे आर्यन, पर तुमने मेरे आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना होगा।
फिर वो अपने साथ आए सभी आदमियों को चिल्लाते हुए हुक्म देता है, सभी लोग जाओ और आसमानी चट्टान फॉर्मेशन यूज करो। अपने मास्टर का हुक्म सुन उसके साथ आए 10-12 लो लेवल के योद्धा आसमानी चट्टान फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। फिर उन सभी 10 लोगों के हाथों से एक रोशनी निकलती है और सीधा आसमान की ओर जाने लगती हैं। आसमां में पहुंच वो रोशनियां एक गोल आकार की फॉर्मेशन बनाती है जिसकी परछाई सीधा अखिल के ऊपर पड़ रही थीं। उस फॉर्मेशन के तैयार होते ही उसमें से 10 रोशनियां निकलती है और अखिल पर पड़ने लगती हैं। फिर अखिल उन रोशनियों की शक्ति को अपने अंदर लेने लगता है। उसे ऐसा करता देख आर्यन के माथे पर लकीर खिंच जाती है, जिसके चलते वो कहता है, ये तो मार्शल सॉल को एक करने की तकनीक है और अखिल पहले से ही हेवनली रेल्म से आधा कदम दूर है। अगर उसने आसमानी चट्टान फॉर्मेशन के द्वारा इन 10 योद्धाओं की मार्शल सॉल को भी अपनी शक्तियों से एक कर लिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। असल में ये आसमानी चट्टान फॉर्मेशन भट्ट कलान की एक सीक्रेट फॉर्मेशन है जिसमें वो लोग युद्ध के समय अपने कुछ लो लेवल योद्धाओं को मिलाकर उनकी मार्शल सॉल को किसी शक्तिशाली योद्धा से एक कर देते, जिससे उस योद्धा की शक्तियां एक लेवल और बढ़ जाती हैं। अखिल भी अब वही कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है, इसलिए आर्यन उन्हें ये करने से पहले रोकने के लिए उन पर अटैक करता है। 3 धारी तूफान की पहला पड़ाव तेज धार हवा, दूसरा पड़ाव हवा का धमाका। 3 धारी तूफान के दोनों पड़ाव कास्ट होते वहां आग में जलती हुई 3 तलवारें दिखने लगती है और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले वो अखिल से जाकर टकराती बीच में ही 4 बूढ़े आदमी उनको रोक लेते हैं। ये चारों बूढ़े आदमी कोई और नहीं बल्कि वही स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें आर्यन ने सबसे पहले अखिल के साथ देखा था। वो चारों बूढ़े लोग फिर आर्यन की उन आग में लिपटी तलवारों को वहीं नष्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, बच्चे तुम्हें क्या लगा तुम हमारे मास्टर पर अटैक करोगे और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे? तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और अपना अटैक करता है। आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक, नदी का दबाव। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और आसमान में जाकर बादलों से टकराती, जिसके बादलों से टकराते ही एक पानी की धार निकलती है और सीधा आर्यन पर जाकर गिरने लगती है। इस पानी की धार का दबाव इतना था कि जैसे आर्यन के ऊपर किसी ने हजारों टन के पहाड़ को रख दिया हो, लेकिन आर्यन अभी उस दबाव से बचने का कोई उपाय सोच पाता तभी एक और बूढ़ा आदमी अपना अटैक कास्ट करता है। आसमानी चट्टान का दूसरा पड़ाव, गगनचुंबी पत्थर का दबाव। उसके इतना कहते ही आसमान से तकरीबन 1000 फुट लंबा और चौड़ा पत्थर दिखाई देने लगता है। उसका साइज किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो पत्थर जैसा दिखने वाला पहाड़ जैसे जैसे आर्यन के करीब आता जा रहा था उस पर दबाव भी उतना ही बढ़ रहा था। आर्यन को उन दोनों बूढ़े आदमियों के अटैक्स के बीच फंसा देख स्नेहा खुश होते हुए अपनी मुट्ठी कस कहती हैं, आर्यन अब तुम्हें इन दोनों बूढ़े आदमियों से कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुम पक्का यहाँ कुचल कर मारे जाओगे। छोटे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तुम्हारा बदला इससे ले ही लिया। वहीं दूसरी ओर उन बूढ़े लोगों के अटैक्स के दबाव के नीचे आर्यन अपने दांत भींचते हुए कहता है, आर्यन ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इतना कह आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है, फिर उसकी शक्तियां अपने अटैक में भरते हुए कास्ट करता है। 3 धारी तूफान का तीसरा पड़ाव, तूफानी चक्र। इतना कह आर्यन अपना अटैक कास्ट करता, जिसके कास्ट होते ही वहां एक आग से लिपटा चक्र दिखाई देने लगता है और वो सीधा उस पत्थर से जा टकराता है, जिसके टकराते ही वहां एक धमाका होता है। बूम! वो धमाका इतना जोरदार था कि वहां की जमीन कांपने लगती है। लावा के दरिया से लावा पछाड़ मारने लगता है। जिस बूढ़े आदमी ने नदी का दबाव अटैक कास्ट करा था वो अपना अटैक छोड़ पीछे की ओर जाने लगता है, पर जिस बूढ़े आदमी ने पत्थर का दबाव वाला अटैक कास्ट किया था वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी अचानक आर्यन पर एक और अटैक होता है। ये अटैक उस बूढ़े आदमी ने किया था जिसने पत्थर का दबाव वाला अटैक किया था। इस वक्त वो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े आर्यन पर लगातार अटैक किए जा रहा था। तभी आर्यन अपनी बर्निंग स्वॉर्ड निकाल उसके पेट पर अटैक करता है, जिसके लगते ही वो बूढ़ा आदमी घायल हो पीछे हटता है। उस बूढ़े आदमी को घायल होता देख उसका दूसरा साथी उससे कहता है, साका तुम ठीक तो हो ना? उस बूढ़े आदमी का नाम साका था। तभी आर्यन बिजली की स्पीड से साका के दूसरे साथी के पीछे आ जाता है, जिसे देख साका उसे कहता है, राका बचो। राका जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी आर्यन की बर्निंग स्वॉर्ड उसके पेट में आकर लगती हैं और वो पीछे उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है।
उसे घायल होकर गिरता देख साका जोर से चिल्लाता है, राका। वहीं लीजा के चेहरे की सारी खुशी जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राका और साका दोनों घायल होकर नीचे पड़े हैं। कहा वो आर्यन के मरने का इंतजार कर रही थी। क्या राका और साका अभी भी पलटवार कर सकते हैं या फिर आर्यन कर देगा उनका खेल खत्म? और क्या अखिल भट्ट बढ़ा पाएगा अपनी शक्तियां या फिर आर्यन डाल देगा कोई अड़चन? आखिर क्या होगा? इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 30 लाइफ और डेथ सिचुएशन। राका को घायल होता देख साका गुस्से में आर्यन पर अटैक कर देता है। साका अपनी स्वॉर्ड में इतनी शक्तियां भरता है जैसे उसकी स्वॉर्ड में नदियों का दबाव आ गया हो और फिर वो उस स्वॉर्ड से आर्यन पर लगातार हमला करने लगता है। आर्यन उसके अटैक का बखूबी सामना करता है लेकिन कुछ देर बाद उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके चलते वो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द इससे हार जाऊंगा। और साका के इरादे देख तो लग रहा है जैसे वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला। आर्यन फिर अपने फीनिक्स पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसकी नसों में खून की तरह शक्तियां बहने लगती है। लेकिन इससे पहले आर्यन अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से वार कर पाता, तभी साका अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए आर्यन के कंधे पर वार कर देता है। उसके वार करते ही आर्यन के कंधे पर एक कट लग जाता है। लेकिन साका इस वक्त आर्यन के बहुत करीब आ गया था। साका को अपने इतने करीब देख आर्यन घायल होने के बाद भी मुस्कुराने लगता है। आर्यन को मुस्कुराते देख साका को कुछ गड़बड़ लगती है। इससे पहले साका पीछे हट पाता, आर्यन अपने एक हाथ में निर्वाणा फायर जलाकर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। आर्यन के हाथ पकड़ते ही निर्वाणा फायर साका के पूरे शरीर में फैलकर जलने लगती है। निर्वाणा फायर की शक्तियां इतनी भयानक थी कि साका एक ही पल में जलकर खाक हो जाता है। साका के जलने से पहले निर्वाणा फायर ने उसकी अंदरूनी शक्तियों तक को जलाकर खाक कर दिया था। निर्वाणा फायर से साका को जलते देख लीजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं आसमानी चट्टान द्वारा अपनी शक्तियां बढ़ा रहा अखिल भी उस निर्वाणा फायर को देख हैरान होते हुए कहता है, ये तो ट्रू फायर है। क्या आर्यन ट्रू फायर को भी कंट्रोल कर सकता है? अखिल को नहीं पता था ये निर्वाणा फायर है जो आर्यन को 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक सीखने के बाद मिली थी। इस निर्वाणा फायर में तीनों तरह की खास फायर्स को मिलाया जा सकता था। आर्यन ने फिलहाल बस ट्रू फायर को निर्वाणा फायर से मिलाया था, जो उसे टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड से मिली थी। इस वक्त उसी ट्रू फायर की कुछ शक्तियों को अखिल ने महसूस किया था। साका की लाश के पास खड़ा आर्यन अपने घाव को देखता है और फीनिक्स पैटर्न का यूज करते हुए वो उसे हील करता है। उसके फीनिक्स पैटर्न यूज करते ही आर्यन का कुछ पल में ही ठीक हो जाता है। खुद को इतनी जल्दी हील होते देख आर्यन सोचता है, पहले मुझे फीनिक्स पैटर्न की मदद से हील होने में कुछ वक्त लगता था, लेकिन अब मेरी शक्तियां बढ़ने के बाद फीनिक्स पैटर्न की शक्तियां भी बढ़ गई है, जिसकी मदद से अब मेरी हड्डियां तक भी हील हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अखिल अब तक आसमानी चट्टान फॉर्मेशन से अब तक अपनी शक्तियां बढ़ा चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था राका और साका की ये हालत हो जाएगी। फिर एक नज़र उनकी ओर देखने के बाद अखिल आर्यन की तरफ देखता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, आर्यन अब तुम नहीं बच पाओगे, सामना करो मेरे अटैक का। फिर अखिल अपना अटैक कास्ट करते हुए कहता है, आसमानी चट्टान की तीसरी टेक्निक चट्टानी हाथ। उसकी टेक्निक कास्ट होते ही वह आसमान में 1000 फुट चौड़ा हाथ दिखाई देने लगता है, जिसके आते ही वह जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगती है और उसकी शक्तियों की लहर से लावा का दरिया भी कांपने लगता है। इस वक्त उस चट्टानी हाथ का सारा दबाव आर्यन पर पड़ रहा था। तभी लीजा खुश होते हुए अखिल से कहती हैं, बहुत बढ़िया अखिल, तुम उसे जान से मार दो। आर्यन पर चट्टानी हाथ का दबाव बनता देख अखिल के कुछ लो लेवल आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से आर्यन थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन उसके घाव साथ के साथ भरते जा रहे थे। आर्यन के ऊपर इस वक्त दो तरफा हमला हो रहा था, इसलिए पहले वो उन लो लेवल योद्धाओं से निपटने के लिए अपना स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा रिलीज करता है, जिसके रिलीज होते ही वो सब के सब योद्धा एक झटके में मर जाते हैं। लेकिन अखिल के उस चट्टानी हाथ का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जितना करीब आर्यन की तरफ बढ़ रहा था उतना ही उसका दबाव भी आर्यन पर बढ़ता जा रहा था। आर्यन के लिए ये करो और मरो की सिचुएशन थी, जिसके चलते वो सोचता है,
मुझे कुछ तो करना होगा वरना मुझे नहीं लगता आज मैं बच पाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। इतना सोच आर्यन अपनी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है। उसके आते ही वहां चारों तरफ भयानक शक्तियां फैल जाती है। वो शक्तियां इतनी भयानक थी उनकी वजह से वहां खड़े पहाड़ भी कांपने लगती है। धरती पर जैसे भूकंप आ गया हो और तेज तेज तूफानी हवाओं से पेड़ पौधे उड़ने लगते हैं। स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल को देख लीजा, अखिल और उनके साथ आए सभी योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन लोगों ने इससे पहले किसी मार्शल सॉल की इतनी भयानक शक्तियां नहीं देखी थी। तभी अखिल उस स्वॉर्ड सॉल को देख अटकते हुए कहता है, ये तो सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है। लीजा भी हैरान होते हुए कहती हैं, क्या आर्यन के पास एक सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है? वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल में और शक्तियां भरता है, जिसके बाद वो अखिल के चट्टानी हाथ पर अटैक कर देता है। स्नो वाइट स्वॉर्ड के छूते ही वो चट्टानी हाथ दो टुकड़ों में बन जाता है। आर्यन की स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल अभी भी नहीं रुकी थी और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देख अखिल अपने सामने आसमानी चट्टान सॉल का कवच बना लेता है। आर्यन की स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल उस चट्टानी कवच से आकर टकराती है, जिसके टकराते ही अखिल के मुंह से चीख निकल जाती हैं। उसकी इस चीख का कारण स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल के उसकी आसमानी चट्टान सॉल से टकराने के कारण हुआ था, क्योंकि एक मार्शल सॉल उसके मास्टर के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर किसी की मार्शल सॉल पर दबाव पड़ेगा तो वो दबाव उसके मास्टर पर भी असर करेगा। इस वक्त स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल के अटैक से वो आसमानी चट्टान सॉल कवच लगभग टूटने वाला था, जिस कारण उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यही दबाव अखिल पर भी बढ़ता जा रहा था, जिस कारण अखिल के मुंह से चीख निकली थी और देखते ही देखते वो कवच हजारों टुकड़ों में हो टूट जाता है, जिसके टूटते ही अखिल घायल होकर पीछे उड़ते हुए एक पहाड़ से जाकर टकराता है। अखिल को घायल होता देख लीजा के मुंह से एक जोर से चीख निकलती है, अखिल। वहीं आर्यन पर तो जैसे कोई भूत सवार हो रखा हो। वो अभी भी नहीं रुकता है और अपनी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल की मदद से उन 10 लोगों पर वार करता है जिन्होंने अखिल को फॉर्मेशन में मदद की थी। स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल के एक ही वार से वो चारों लोग मारे जाते हैं। वो वार इतना खतरनाक था कि जहां वो 10 योद्धा मरे थे उस जगह 100 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। सच में उस वार में इतनी शक्तियां थी, अगर वो किसी पहाड़ से टकराता उसके 100 टुकड़े हो जाते। उस अटैक की इतनी भयानक शक्तियों को देख अखिल अपने मुंह से खून थूक हाफते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां कितनी खतरनाक थी, यहां तक इसने मेरा कवच और 10 योद्धाओं को बस एक ही वार में खत्म कर दिया। तभी लीजा दौड़कर अखिल के पास आती है और रोते हुए उससे पूछती हैं, अखिल तुम ठीक तो हो ना? फिर उसका हाथ पकड़ सहारा देते हुए उसे खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन का चेहरा पीला दिखाई देने लगा था और कमजोरी के चलते उसके पैर डगमगा रहे थे। आर्यन अभी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल पर अच्छे से महारत हासिल नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां खर्च हो गई और उसकी ये हालत हो गई। उसने पहले इसीलिए स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होने के कारण उसे उसका यूज करना ही पड़ा। आर्यन की ये हालत देख अखिल सोचने लगता है, मुझे लगता है आर्यन की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब वो वापस नहीं लड़ सकता। फिर खुश होते हुए आगे सोचता है, यही अच्छा मौका है उसे आखिरी वार कर जान से मारने का। इतना सोच वो रियान चंद्रेश की तरफ इशारा करता है, जो इस वक्त छुपकर एक चट्टान के पास खड़ा था। अखिल को अपनी ओर इशारा करते देख रियान समझ जाता है वो क्या कहना चाहता था। रियान फिर कुछ बचे हुए योद्धाओं को अपने साथ ले आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। रियान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार फंसने पर महसूस होती है। सच में आर्यन उनके लिए किसी शिकार से कम नहीं था। आर्यन उन सभी लोगों को उसे मारने के इरादे से अपनी ओर बढ़ता देख कुछ सोचने लगता है, मेरी स्वॉर्ड सॉल की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब मैं स्वॉर्ड इंटेंट का भी यूज नहीं कर सकता। फिर थोड़ा कुछ याद करते हुए सोचता है, क्या हुआ अगर मैं स्वॉर्ड इंटेंट यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड ऑरा पैटर्न तो यूज कर सकता हूं, जिसकी मदद से शायद मैं यहां से बच कर निकल सकूं। इन लोगों से मैं बाद में निपट लूंगा। इतना सोच आर्यन अपना ब्लड ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो चारों ओर की नेचुरल शक्ति को सोखने लगता है, क्योंकि ब्लड ऑरा पैटर्न की यही खासियत थी, वो अपनी ओर किसी भी एलिमेंट को खींच सकता था। तभी आर्यन के सामने रियान आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने एक हाथ में रोशनी जलाकर आर्यन से कहता है, आर्यन अब तुम क्या करोगे?
इतना कह वो उस रोशनी भरे हाथ से आर्यन पर अटैक करता है, लेकिन आर्यन ने ब्लड ऑरा की मदद से थोड़ी बहुत शक्तियां तो भर ही ली थी, जिनकी मदद से वो रियान के अटैक को डोज कर वहां से भागने लगता है। उसे भागते देख अखिल जोर से चिल्लाते हुए रियान से कहता है, रियान उसे भागने मत देना, आज इसका काम तमाम करना है। अखिल की बात सुन रियान आर्यन के पीछे भागने लगता है। वही अखिल, लीजा और उसके बचे कुचे योद्धा भी आर्यन के पीछे भागने लगते हैं। तभी आर्यन भागते हुए एक चट्टान के किनारे जाकर रुकता है। उसके सामने इस वक्त लावा से भरा दरिया था और पीछे अखिल और उसके आदमी। क्या आर्यन बच पाएगा अखिल और उसके आदमियों से, या फिर आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, या फिर आर्यन कुछ ऐसी चाल चलेगा जिसकी मदद से वो इन सभी को पलटवार कर मार देगा। आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।